गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले डे हमने एक तो टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था। आज हम बता रहे हैं आपको उसी सीक्वेंस में अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मीनिंग आप लोगों को पता है। 12 मंथ का वो पीरियड, कोई भी 12 मंथ का वो पीरियड जिसके एंड में बिजनेसमैन अपना फाइनेंशियल पोजीशन या अपना फाइनेंशियल स्टेटस या अपना जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी का पोजीशन है, ये पता करता है, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जस्ट लाइक आप लोग स्टूडेंट हैं, 10th का एग्ज़ाम चाहे 9th का एग्ज़ाम, कोई भी 12 महीने के बाद ही आप लोगों को एक एनुअल एग्ज़ाम होता है। तो जिस तरह के स्टूडेंट के लिए एक जो सेशन होता है, एकेडमिक सेशन होता है, जो 12 मंथ का जनरली वो भी होता है, उसी प्रकार बिजनेसमैन का भी एक एकेडमिक सेशन होता है जिसको बोला जाता है अकाउंटिंग ईयर। अर्थात वो पीरियड जिसके एंड में बिजनेसमैन अपने फाइनेंशियल स्टेटस, अपने प्रॉफिटेबिलिटी के पोजीशन की जानकारी लेता है, उसी को बोला जाता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जनरली दो टाइप के होते हैं। एक है कैलेंडर ईयर और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर बिल्कुल कैलेंडर की तरह, कोई भी कैलेंडर हम लोग खरीदते हैं तो उसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर मंथ तक का रिकॉर्ड रहता है। तो वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें बिजनेसमैन जनवरी 1 से लेकर के सेम ईयर दिसंबर 31 तक के रिकॉर्ड को रखता है, या वो फाइनेंशियल ईयर या वो अकाउंटिंग ईयर जिसमें बिजनेसमैन जनवरी 1 से लेकर के दिसंबर 31 तक के रिकॉर्ड के आधार पर अपना फाइनेंशियल स्टेटस पता करता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता करता है, अपना प्रॉफिटेबिलिटी पता करता है, तो उसको बोला जाता है कैलेंडर ईयर। अर्थात कैलेंडर ईयर वो है जिसका स्टार्टिंग जनवरी 1 से होता है और एंड सेम ईयर दिसंबर 31 को होता है। तो ये छोटे बिजनेसमैन जितने होते हैं, जो सोल ट्रेडर हैं या जो आसपास आपको मोहल्ले में या छोटे मार्केट में जितने दुकानदार हैं, वो लोग कौन सा अकाउंटिंग सेशन यूज करते हैं? वो लोग यूज करते हैं कैलेंडर ईयर, ठीक ना। जैसे 2018 में जनवरी से लेकर के दिसंबर में कितना उसको अर्निंग हुआ और कितना उसका एक्सपेंसेस हुआ, इस ड्यूरेशन में उसने कितना अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदा और कितना मार्केट से लोन लिया या बैंक से लोन लिया, ये सारा रिपोर्ट वो दिखाएगा जनवरी से लेकर के दिसंबर 31 तक का। तो उस ड्यूरेशन के रिकॉर्ड के लिए जो वो मेंटेन करेगा अकाउंटिंग ईयर, उसी को बोला जाता है कैलेंडर ईयर। और बड़ी कंपनियां जो होती हैं, सरकारी डिपार्टमेंट जितने होते हैं, उनका अकाउंटिंग सेशन कुछ अलग होता है, वो लोग यूज करते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जिसकी शुरुआत होती है अप्रैल 1 से और एंड होता है नेक्स्ट ईयर मार्च 31 में। सबसे पहले आपको ईयर चेंज हो गया, जैसे अप्रैल 1 2018 से मार्च 31 2019, मतलब कि ये अप्रैल 1 2018 से शुरू हुआ, नेक्स्ट ईयर मार्च 31 में जाकर एंड हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि 2 साल का हो गया, ये भी 12 मंथ का ही पीरियड है, 12 मंथ का ही ड्यूरेशन है। लेकिन हुआ क्या कि अप्रैल 1 से स्टार्ट हुआ और 3 महीना बीतने के बाद अगले ईयर में एंड हुआ। और यहाँ करंट ईयर में भी 3 महीना बीतने के बाद शुरू हुआ था, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल से शुरू हुआ, तो इधर का 3 महीना छूटा और नेक्स्ट 3 महीना लग गया। लेकिन ध्यान यही रखना है कि ये भी जो है ड्यूरेशन आपका 12 मंथ का ही है। अर्थात 12 मंथ का वो ड्यूरेशन जिसकी स्टार्टिंग अप्रैल 1 से होती है और एंड नेक्स्ट ईयर मार्च 31 को होती है। जैसे जनरली आप लोगों का जो एकेडमिक सेशन होता है वो यही होता है। किसी भी नए क्लास में एडमिशन हम लोगों का अप्रैल 1 में होता है और नेक्स्ट ईयर के मार्च 31 आते आते हम लोगों का रिजल्ट हो जाता है और फिर अगले अप्रैल 1 से या अप्रैल के किसी भी डे से हमारा नया क्लास सेशन शुरू होता है। तो जिस तरह एक स्टूडेंट का एकेडमिक सेशन होता है वही है फाइनेंशियल ईयर, और इसका यूज़ या इसके यूज़र बड़ी बड़ी कंपनियां और जितने सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं वो करते हैं। जैसे आप लोगों के आसपास बैंक होगा, आप लोग देखते हैं, या
फील कीजिएगा, कभी भी जा करके प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। मार्च 31 को आप लोग जाइएगा तो बैंक में वैसे खुला रहेगा, लेकिन किसी भी तरह का कस्टमर सर्विस चालू नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उस दिन बोला जाता है बैंक के स्टाफ के द्वारा कि ये क्लोजिंग है ना, यानी मार्च 31 को बैंक या और बड़ी बड़ी संस्थाओं का क्लोजिंग डेट होता है। अब हम आपको बताते हैं स्टॉक, बहुत पॉपुलर टर्म है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या हुआ? स्टॉक का मतलब हुआ अनसोल्ड पार्ट ऑफ गुड्स, अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, अर्थात बिजनेसमैन के पास बचा हुआ माल जो किसी भी कारण से वो अब तक नहीं बेच सका है, ड्यू टू एनी रीजन। चाहे कस्टमर नहीं आया तो नहीं बिका, या जानबूझ के उसको लगता है कि आने वाले समय में इस चीज़ का, इस प्रोडक्ट का, इस का रेट बढ़ने वाला है, सरकार के द्वारा बढ़ाया जाने वाला है, तो वो जानबूझ करके वो क्वांटिटी रोक लेगा। तो किसी भी स्थिति में बिजनेसमैन के पास जो अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, मतलब माल का बचा हुआ भंडार है, उसी को बोला जाता है स्टॉक, ठीक ना। स्टॉक इस अकाउंटिंग ईयर के आधार पर दो टाइप के होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब कि बिजनेसमैन के पास वो स्टॉक जो अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग स्टेशनरी के दुकानदार हैं, हमारे पास 2018 में जनवरी 1 को 10 अकाउंटिंग का बुक था, तो हम कहेंगे कि मेरे पास 10 अकाउंट्स बुक का स्टॉक है। और कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। और 2018 के एंड में पूरा जो है सेल करने के बाद बीच में हम लाए भी माल, ऑर्डर भी किए, नया आया भी, और अंत में मान लीजिए कि दिसंबर 31, 2018 में मेरे पास 50 बुक बच गया, तो ये जो हो गया वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। मतलब शॉर्ट में ये कहा जाएगा कि अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जो भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स बिजनेसमैन के पास है उसको अकाउंटिंग टर्म में बोला जाता है ओपनिंग स्टॉक, और अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो भी अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ गुड्स है उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको बताया जाएगा डेटर। डेटर हिंदी इसका होता है देनदार। हिंदी लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी हिंदी वाले मीनिंग जो इसका मीनिंग है उसी में इसका डिफिनेशन भी छुपा हुआ है। हमको पता है कि बिजनेसमैन दो टाइप का ट्रांजैक्शन करता है, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रेडिट परचेज और एक होता है क्रेडिट सेल। उस क्रेडिट सेल से ही ये डेटर शब्द बनता है। क्रेडिट सेल जैसे एग्जांपल एक लिया जाए कि सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम ₹10,000। मतलब इसमें हुआ क्या कि राम को माल बेचा गया उधार 10,000 रुपये का ऑन क्रेडिट। ऐसे हम ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखेंगे तो इसका मीनिंग यही लगाया जाएगा कि उधार ही बेचा गया है। तो पूरा कंप्लीट ट्रांजैक्शन हुआ, सोल्ड गुड्स टू राम ₹10,000 ऑन क्रेडिट। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि राम को हम 10,000 रुपये का माल उधार बेचे। मान लीजिए ऐसा हुआ कि मैं इंग्लिश में आपको मीनिंग्स इसका जो सेंटेंस का अर्थ समझ में आया और न हिंदी में जो हम बोले वही समझ में आया। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये देखिए, राम को हम लोग माल बेचे हैं लेकिन राम अभी पैसा दिया नहीं है, राम अभी पेमेंट हमको दिया नहीं है। तो पेमेंट नहीं दिया है तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं देगा, बाद में देगा। तो वही पार्टी या पर्सन जो बिजनेसमैन के व्यू से, वही लोग, वही पर्सन, वही पार्टी जो बिजनेसमैन को बाद में पैसा देगा या देने का प्रॉमिस किया है। तो बाद में पैसा देने वाला
या देने का प्रोमिस करने वाला जो पार्टी है वही है बिजनेस का डेटर और हिंदी में देनदार। दे शब्द हम इसलिए सर्किल किया है क्योंकि इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। वो व्यक्ति जो हमें बाद में पैसा देगा या देने वाला है ना। तो देना देगा या देने वाला कौन है? दो तरह के लोग हो सकते हैं, या तो जिसको हम उधार माल बेचे हैं वो देंगे आज नहीं तो कल पैसा, या तो जिसको हम कर्ज दिए हैं, लोन दिए हैं, वो बाद में पैसा देंगे। तो वही व्यक्ति बिजनेसमैन के लिए डेटर है जो बिजनेसमैन को बाद में पेमेंट करेगा या करने वाला है। इसीलिए शॉर्ट में बोला गया वो व्यक्ति जो बिजनेसमैन को बाद में पैसा देगा या देने वाला है, वही बोला जाता है हिंदी में देनदार, अंग्रेजी में बोला जाता है डेटर। और इसी पॉपुलर टर्म, इसी डेटर शब्द से अकाउंटिंग का पॉपुलर टर्म डीआर, पूरा नाम होता है डेबिट, ये बनेगा है ना। डेबिट डेटर से ही बनेगा। डेबिट मतलब वो जो देगा। इसी का अपोजिट वर्ड है क्रेडिटर। इसका भी हिंदी लिख देते हैं क्योंकि इसके हिंदी मीनिंग में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, लेनदार। ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन से ही बनता है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में अभी बताए थे कि दो टाइप का क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, एक क्रेडिट सेल और एक क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट सेल से बना डेटर और क्रेडिट परचेज से ओरिजिनेट होता है यह हमारा क्रेडिटर। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹5,000 ऑन क्रेडिट। मतलब इसका हिंदी में हुआ कि हम माल श्याम से उधार करते। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ या मीनिंग क्या हुआ इसका कि हम माल खरीदे हैं श्याम से, लेकिन श्याम अभी हमसे पैसा लिया नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं लेगा, लेगा, बाद में लेगा। तो वही बिजनेसमैन के व्यू से वही व्यक्ति या वही पर्सन या वही पार्टी जो बिजनेसमैन से बाद में पैसा लेगा या लेने वाला है, उसी को बोलते हैं हिंदी में लेनदार और अंग्रेजी में क्रेडिटर। तो बाद में बिजनेसमैन से कौन कौन लोग पैसा लेने वाले हो सकते हैं? दो नेचर के या दो कैटेगरी के लोग। एक जिससे हम उधार खरीदे हैं और दूसरा वो जिससे हम लोन लिए हैं। जैसे लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से हम लोन लिए, तो लोन लिए तो ऐसा तो है नहीं कि बैंक हमसे लेगा नहीं, बाद में लेगा, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद लेगा। यहाँ पर हम श्याम से खरीदे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि श्याम हमसे पैसा नहीं लेगा, लेगा, बाद में लेगा, ठीक ना। तो वही व्यक्ति जो बिजनेसमैन के व्यू से बाद में पैसा लेने वाले हैं या लेंगे, वही है बिजनेसमैन के लेनदार, इंग्लिश में क्रेडिटर। और इस क्रेडिटर से इसका पॉपुलर टर्म अकाउंटिंग में बना है क्रेडिट, पूरा नाम क्रेडिट, ठीक ना। और ये डेबिट और क्रेडिट ऐसा टर्म है जो डे टू डे हमको आने वाले समय में मिलता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म इसी से बनता है। अब आप लोगों को बताते हैं कैपिटल। कैपिटल का हिंदी होता है पूंजी। ये डेटर और क्रेडिटर शब्द भले आप लोगों को ऐसे जनरली आम बोलचाल की भाषा में सुनने को नहीं मिलता होगा, लेकिन ये अकाउंटिंग ईयर, चाहे स्टॉक, चाहे अभी अभी जो हम लिखे कैपिटल या पूंजी, वो सब सुना जाने वाला वर्ड है। जैसे मान लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई आपके भाई के दोस्त या आपके अंकल कोई दुकान किए पटेल नगर में, छोटा सा दुकान था, मेन लोकेशन था, स्टेशनरी का ही दुकान था, उसका ओपनिंग सेरेमनी था, आप लोगों को भी इनवाइट किया गया, आप लोग गए। दुकान उनका छोटे स्पेस में, बहुत अच्छा लुक था उसका, अच्छा लगा। कोई भी आदमी आप जो दुकान नया नया खुला है उससे यही लोग पूछेंगे, अननोन जो पहली बार उससे मिल रहे हैं, कि दुकान तो आपका बहुत अच्छा है, कितना पूंजी लगा आपका? छोटा ही है लेकिन बहुत अच्छा है, कितना पूंजी लगा आपका, या कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया? पूंजी मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल।
यानी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करते समय, स्टार्टिंग टाइम में जो कुछ बिजनेस में लगाता है, जो कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट मतलब लगाना, जो कुछ इन्वेस्ट करता है उसी को बोला जाता है कैपिटल। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000, तो अब ये बिजनेस का यही कैपिटल हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में बिजनेस में कितना कैश इन्वेस्ट हुआ था, 1,00,000। तो बिजनेसमैन का स्टार्टिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल कभी भी बोला जाएगा कि 1,00,000 मेरा था। बाद में भले इसमें एडिशन हो, जैसे अगले साल जा करके फिर 50,000 इन्वेस्ट इसमें कर दिया कोई, तो बोला जाएगा 1,50,000। मतलब कि स्टार्टिंग टाइम में बिजनेसमैन जो कुछ भी इन्वेस्ट किया, जो कुछ का मतलब सिर्फ कैश नहीं, कैश आइदर इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, आइदर इन फॉर्म ऑफ गुड्स, यानी कैश के साथ साथ जो कुछ भी बिजनेस में स्टार्टिंग टाइम में वो लगाता है वो सब उस बिजनेस का कैपिटल बोला जाएगा। जैसे यही एग्जांपल था, उसमें हमने सिर्फ लिखा है स्टार्टिंग बिजनेस विथ कैश विथ ₹1,00,000। अगर इसी को हम बोलते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000 एंड फर्नीचर ₹20,000, यानी 1,00,000 रुपया तो कैश लगाए, अब 20,000 रुपया का फर्नीचर मेरे पास एक्स्ट्रा था, जब दुकान खुला कुर्सी वगैरह या रेक वगैरह था वो भी जा कर के बिजनेस में हम लगा दिए। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कैपिटल आपका कितना है तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि देखिए 1,00,000 तो कैश लग गया ये सब बनवाने में, और 20,000 रुपया का टेबल कुर्सी और रेक वगैरह मेरे पास था वो भी हम इसी बिजनेस में लगाएं, यानी कैपिटल उनका कितना हो गया, 1,20,000। या अगर मान लिया जाए कि वो छोटा दुकानदार था, फुटपाथ पर किताब वगैरह बेचते थे और बाद में एक दुकान ले लिए, तो फुटपाथ पर जब बेचते थे तो उनके पास किताब वगैरह जो था 10,000 रुपये का, 10,000 रुपया वैल्यू का किताब उनके पास था, वो भी वो दुकान में रख दिए बेचने के लिए। तब क्या हो गया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,00,000, फर्नीचर ₹20,000 एंड गुड्स ₹10,000। मतलब कि 1,00,000 रुपया कैश, 20,000 रुपया का फर्नीचर और 10,000 का अपने छोटे दुकान का माल, ये सब हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं स्टार्टिंग में। तो कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,00,000 कैश प्लस 20,000 फर्नीचर और प्लस 10,000 गुड्स, यानी 1,30,000 कैपिटल बोला जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को और कुछ समझाते हैं। कैपिटल से रिलेटेड एक इसका अपोजिट वर्ड है ड्राइंग। ड्राइंग ये पॉपुलर टर्म नहीं है, ये आपको सुनने को मिलता नहीं होगा, लेकिन ये वर्ड जिससे बना है वो बहुत पॉपुलर है। ये वर्ड बना है विड्रॉ, और विड्रॉ शब्द हर आदमी जानता है विड्रॉ मतलब क्या होता है। ठीक है, भले आप लोग नहीं जानते हो विड्रॉ मतलब क्या होता है, लेकिन आपको एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको विड्रॉ मतलब होता क्या। जैसे हम लोग जनरली एटीएम जाते हैं, एटीएम कार्ड्स डालते हैं मशीन में, तो कोई भी कहता यही ना है कहाँ जा रहे हो, तो एटीएम जा रहे हैं, क्या करने, तो पैसा निकालने, ठीक ना। या बैंक जाते हैं तो बैंक में पैसा अगर निकालना होगा तो बैंक का स्टाफ बोलेगा कि एक विड्रॉल फॉर्म भरिए। विड्रॉल फॉर्म हिंदी में लिखा रहता है निकासी पत्र, अंग्रेजी में लिखा रहेगा विड्रॉल फॉर्म। विड्रॉल मतलब क्या हुआ, निकालना। जैसे एटीएम में गए कार्ड से विड्रॉ किए, मतलब क्या हुआ, पैसा निकाले, ठीक ना। तो विड्रॉ मतलब होता है निकालना, और उसी विड्रॉ शब्द से बना है ड्राइंग। यानी बिजनेस में ड्राइंग किसे कहा जाएगा कि जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने प्राइवेट पर्पस या पर्सनल यूज या डोमेस्टिक पर्पस के लिए बिजनेस से कैश विड्रॉ करे या गुड्स विड्रॉ करे, यानी इफ एनी बिजनेसमैन विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट और पर्सनल यूज और डोमेस्टिक पर्पस आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश आइदर इन फॉर्म ऑफ गुड्स। यानी जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने निजी काम के लिए, अपने घरेलू काम के लिए रुपया या सामान निकालता है
तो इस तरह के निकासी को बोला जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, बिजनेस के लैंग्वेज में ड्राइंग। लेकिन पर्पस छुपा होना चाहिए, प्राइवेट पर्पस, पर्सनल यूज, डोमेस्टिक पर्पस। जैसे मेरा स्टेशनरी का दुकान है, हम स्टेशनरी के दुकान से 5 कॉपी निकाले और घर पे अपने बेटा को ला करके दिए। 5 कॉपी का कीमत मान लो कि 100 रुपया था, तो ये बोला जाएगा बिजनेस में ड्राइंग, क्योंकि हमारा कॉपी निकाले और घर के काम के लिए यूज की। या 500 रुपया निकाले और अपने लिए एक टी शर्ट खरीदे, तो ये भी पर्सनल यूज हुआ। अपने बेटे के लिए टी शर्ट खरीदे, ये भी पर्सनल यूज हुआ। तो बिजनेस से 500 रुपया निकाले और अपने घर के किसी भी मेंबर के लिए कोई भी कपड़ा खरीदे, तो वो पर्सनल यूज हुआ। लेकिन अगर हम बिजनेस से 500 रुपया निकाले, टी शर्ट ही खरीदे, लेकिन वो टी शर्ट ले जा करके जो सप्लायर है हमारा बुक का, SBPD पब्लिकेशन या साहित्य भवन पब्लिकेशन, उसके मैनेजर को दे दिए गिफ्ट के रूप में। क्यों दिए? क्योंकि वो टाइम टू टाइम हमको माल भेजता रहेगा टाइम पर। तो ये बिजनेस का पर्पस होंगे, क्योंकि हम उसको गिफ्ट दिए हैं। क्यों दिए हैं? ताकि हमको जो है माल का सप्लाई सही टाइम पर होता रहे। तो ये पर्सनल यूज नहीं हुआ। तो निकालना मतलब ड्राइंग नहीं होता, निकालना और उसके साथ पर्सनल पर्पस जुड़ा हो तभी ड्राइंग होगा। ठीक है। और कुछ वर्ड हैं इसमें जो आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। आज अभी इतना ही। हाँ, अब आप लोगों को इतना हम कहेंगे कि आप जो भी मेरा क्लास कर रहे हैं, जो हमसे जुड़े हैं, तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन जुड़ा है हमसे। इसलिए हम रिक्वेस्ट आप लोगों से यही करेंगे कि जो कुछ भी टर्मिनोलॉजी आपको हम एक्सप्लेन किए हैं, वो आप अपने लैंग्वेज में, चाहे हिंदी लैंग्वेज में चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में, लिख करके और पेज का फ़ोटो खींच करके अपने व्हाट्सएप में डालिए, ग्रुप में खींच करके फ़ोटो डालिए। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप उस वर्ड के सामने क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, या पर्सनल ही कांटेक्ट करके हम आप लोगों को बता देंगे, या आपको जो है हम फिर अगले क्लास में फिर बता देंगे। थैंक यू फॉर